वेलकम बैक टू रौनक क्लासेस। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो कंटेंट बनाया गया है वो आपकी बोर्ड के एग्जाम 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ में इस अध्याय को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो मानचित्र दिखाई दे रहा है, यह मानचित्र यूरोपियन संघ का मानचित्र है। इसमें 27 देश शामिल है और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स आपको मैंने पहले बता दिया है कि ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी थी, वो इसका मुख्यालय है। इसके मध्य में जो आपको स्टार दिख रहे हैं, ये सुनहरे रंग के 12 स्टार है और यूरोपियन संघ के जो लोग हैं उसमें एकता का और मेल मिलाप का प्रतीक है ये सुनहरे रंग के 12 स्टार। तो चलिए बेटा, आज अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, ये भाग एक के बारे में आपको बताया जाएगा। 1990 के दशक में जब दो ध्रुवीयता का अंत होता है, विश्व था वो दो भागों में बटा था, जिसमें एक का नेतृत्व यूएसए कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। तो जब 1990 में यूएसएसआर का विघटन होता है, सोवियत प्रणाली का विघटन हो जाता है, तो विश्व के बहुत सारे देशों का मानना था कि जो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है वो कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व में चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, सत्ता है जो आर्थिक और राजनीतिक सत्ता है, उसका जो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है वो अमेरिका के पास में चला जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूरोप में यूरोपियन संघ और एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय हो गया और ये उदय एक दमदार शक्ति के रूप में हुआ। इन दोनों संगठनों ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए और इस अध्याय में हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरते हुए इन नए क्षेत्रों पर अपनी नजर डालेंगे। और दो नए क्षेत्र है, एक तो आसियान है और एक यूरोपियन संघ है। तो चलिए बेटा, यूरोपियन संघ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने जो मानचित्र दिख रहा है ये यूरोपियन संघ का झंडा है और इसमें जो सुनहरे रंग के स्टार है, इनकी संख्या कितनी है? 12। क्योंकि यूरोपियन देशों में इन स्टारों को 12 संख्या के स्टारों को शुभ माना जाता है और ये वहां के लोगों में एकता का और मेल मिलाप का प्रतीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेटा यूरोपियन संघ का निर्माण कैसे हुआ। मार्शल योजना के तहत यूरोपियन संघ की स्थापना हुई और ये मार्शल योजना 1948 में लाई गई, 1948 में लाई गई थी। और इसके बारे में एक डायग्राम भी बनाया है। यदि आपको इस डायग्राम से समझ में आता है तो ये भी बहुत अच्छा डायग्राम है। मार्शल योजना के तहत यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है, जिसमें पश्चिमी यूरोप के देशों को मदद देनी थी। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? पश्चिमी यूरोप के देशों को मदद देनी थी और एक ऐसा मंच था जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामले में एक दूसरे की मदद की। जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश थे उन्होंने एक दूसरे की मदद की व्यापार के क्षेत्र में और आर्थिक मामले में। 1949 में यूरोपियन परिषद का गठन होता है। जो यूरोपियन परिषद थी वो राजनीतिक सहयोग के लिए उत्तरदायी थी। पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उसमें राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपियन परिषद का गठन होता है और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद में इस प्रक्रिया में राजनीतिक स्वरूप ले लिया। जो ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था यूरोपियन देशों में आर्थिक सहयोग करना। उसके बाद में क्या होता है, सोवियत गुट का पतन हो जाता है और 1992 में इसकी परिणति ये हो जाती है कि यूरोपियन संघ अस्तित्व में आ जाता है। फिर इसको नोट्स के बाद में अपने बोर्ड के एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है तो हम इसको कैसे हल करेंगे। आइए बेटा, ये जो नोट्स बनाए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे तो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, यह एक ऐसा मंच था जिसके माध्यम से पश्चिम यूरोप के देशों ने व्यापक रूप से आर्थिक मामले में एक दूसरे की मदद की और मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद मिल सके। फिर होता है यूरोपियन संघ के देशों ने राजनीतिक सहयोग के लिए 1949 में यूरोपियन परिषद का गठन किया गया और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक का गठन किया गया और 1992 में पूरी प्रक्रिया में यूरोपियन संघ अपने अस्तित्व में आया और सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। फिर 1993 के बाद में यूरोपियन संघ के सामने दो विकल्प आ गए। यह तो यूरोपियन संघ का गठन हो गया। अब 1993 में यूरोपियन संघ के सामने दो विकल्प आ गए। प्रथम विकल्प तो एक था कि पुरानी दुश्मनी को पुनः प्रारंभ करना। जो यूएसएसआर और यूएसए के मध्य जो पुरानी दुश्मनी थी उसको पुनः या तो आरंभ करना
या दूसरे विकल्प के रूप में विश्व के साथ में अपने संबंधों को नए सिरे से स्थापित करना। तो इस प्रक्रिया में यूरोपियन संघ ने दूसरा विकल्प चुनना उचित समझा, क्योंकि वो अपना आर्थिक विकास करना चाहता था। पहले सोवियत रूस संघ के साथ में था, तब भी उन देशों का आर्थिक विकास नहीं हुआ था, तो इस कारण उसने दूसरा विकल्प चुनना प्रारंभ किया। एक बार बेटा इस पर मद्देनजर डालते हैं कि कभी प्रश्न अपना आ जाए कि यूरोपियन संघ क्या था, और प्रश्न अपना छूटना नहीं चाहिए। तो मार्शल योजना 1948 के तहत यूरोपियन संघ का गठन हुआ, और इसका उद्देश्य था पश्चिम यूरोप के देशों को मदद देना। यह एक ऐसा मंच था जिसके माध्यम से पश्चिम यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामले में एक दूसरे की मदद की। अब राजनीतिक मामले में एक दूसरे की मदद करने के लिए 1949 में यूरोपियन परिषद का गठन होता है, और 1900 आर्थिक मामले में मदद करने के लिए 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है। और जब 1990 में सोवियत गुट का पतन हो जाता है, तो उसके पतन के बाद में 1992 में यूरोपियन संघ अस्तित्व में आता है। अब जब 1992 में यूरोपियन संघ अस्तित्व में आता है, तो 1993 में उसके सामने दो विकल्प आ जाते हैं कि या तो पुरानी दुश्मनी को पुनः प्रारंभ करना, या फिर विश्व के साथ में अपने संबंधों को नए सिरे से आरंभ करना। तो यूरोपियन संघ था, उसने विश्व के सामने अपने संबंधों को नए सिरे से आरंभ करने का जो विकल्प था उसको चुन लिया। आगे देखते बेटा इसके क्या प्रभाव निकले, इस प्रक्रिया के क्या परिणाम निकले। तो सबसे पहले देखते हैं यूरोपियन संघ की विशेषता क्या थी। तो यूरोपियन संघ में जितने भी देश शामिल थे, उनकी पहली विशेषता यह थी कि उसमें एक समान मुद्रा नीति लागू की गई। जितने भी देश यूरोपियन संघ में शामिल थे, उसमें एक समान मुद्रा नीति लागू की गई। यूरोपियन संघ के सभी देशों में एक समान विदेश नीति और एक समान सुरक्षा नीति का पालन किया गया। और यूरोपियन संघ में सभी आर्थिक सहयोग देने वाली संस्था थी, उनको राजनीतिक आकार दिया गया। अब यूरोपियन संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। ये जो यूरोपियन संघ की है विशेषता है कि एक समान मुद्रा नीति लागू की गई, एक समान जितने भी देश थे उसमें विदेश नीति लागू की गई, और आर्थिक सहयोग देने वाली जितनी भी संस्था थी उनको राजनीतिक रूप दिया गया, और यूरोपियन संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा और अपनी शक्ति का पहचान करने लगा। एक और विशेषता थी इसमें, नए राष्ट्रों को इसमें नए देशों को सदस्यता प्रदान करके अपने सहयोग और दायरे में इन्होंने विस्तार कर दिया। अब देखते बेटा यूरोपियन संघ का क्या प्रभाव था। तो इसके तीन प्रभाव निकले थे। यदि हम यूरोपियन संघ के प्रभाव की बात करते हैं, तो इसके तीन प्रभाव उभर करके दुनिया के सामने आते हैं। और पहला प्रभाव था सैनिक प्रभाव, दूसरा प्रभाव था आर्थिक, और तीसरा प्रभाव था राजनीतिक। यूरोपियन संघ जो बना था उसके तीन प्रभाव दुनिया के सामने उभर करके सामने आते हैं, सैनिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव। तो देखते बेटा सैनिक प्रभाव क्या था। यूरोपियन संघ की सेना विश्व की दूसरी बड़ी सेना बन गई, विश्व की दूसरी बड़ी सेना बन गई, और परमाणु हथियार, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पूरे विश्व में यूरोपियन सेना का दूसरा स्थान लगने लगा। ये दो है वो सैनिक प्रभाव है। यदि आपको इसमें नोट्स में समझ में नहीं आता है तो आप डायग्राम देखकर भी समझ सकते हैं। आगे है बेटा आर्थिक प्रभाव। क्या था आर्थिक प्रभाव। 2016 में यूरोपियन संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की दूसरे स्थान की अर्थव्यवस्था बन गई, तथा यूरोपियन संघ का सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में $17,000 हो गया। सकल घरेलू उत्पादन मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जो जीडीपी में इसका योगदान था वो $17,000 हो गया। राजनीतिक प्रभाव देखें तो ब्रिटेन जो यूरोपियन संघ का सदस्य था 31 जनवरी 2001 को यूएनओ से अलग हो गया। यूएनओ यहाँ पे समझना आप, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया। और राजनीतिक प्रभाव के रूप में देखें तो यूरोपियन संघ का एक देश था जिसका नाम था फ्रांस, वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया। आज भी सुरक्षा परिषद का के 5 स्थायी सदस्य है जिसमें फ्रांस महत्वपूर्ण है, और कई देश है वो अस्थायी सदस्य बन गए किसके, यूरोपियन संघ के। तो राजनीतिक प्रभाव ये निकला कि ब्रिटेन था वो तो यूएनओ से अलग हो गया सन 31 जनवरी 2001 को, जबकि राजनीतिक प्रभाव में दूसरा प्रभाव ये है कि फ्रांस जो यूरोपियन संघ का देश था वह इसका स्थायी सदस्य बन गया, और बहुत सारे देश थे वो इसके अस्थायी सदस्य बन गए। इस प्रकार हमने यूरोपियन संघ देखा, इसका अस्तित्व कैसे हुआ, इसके क्या प्रभाव निकले, और विश्व राजनीति में इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान निकला, क्या स्थान था, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में इसमें से जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोपियन संघ का निर्माण कैसे हुआ, और दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि यूरोपियन संघ के प्रभाव के बारे में बताओ। तीसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि यूरोपियन संघ की विशेषता के बारे में बताओ। तो आप सही ढंग से इसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं बेटा इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं
जिसमें अपन इस अध्याय को पूरा करेंगे। धन्यवाद।